पीएम आवास योजना पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव, 15,000 लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। बोले 15 दिसंबर से सर्वे शुरू कर पात्र हितग्राहियों का चयन करेंगे। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने धीरेन्द्र शास्त्री के नारे का विरोध किया। बोले वर्ण और आश्रम से ही हमारी पहचान है। शंकराचार्य ने कहा, ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसमें वर्ण और आश्रम नहीं होगा वो खतरनाक होगा। रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी बोले, अग्निवीर बनकर हमारे युवा आत्मनिर्भर, अनुशासित और समर्पित होकर मां भारती की सेवा कर सकेंगे। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने पीएम आवास योजना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना से 15,000 लोग अब लाभान्वित होंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि पीएम आवास योजना शहरी के लिए 15,000 आवासों की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिली है। 15 दिसंबर से सर्वे शुरू कर पात्र हितग्राहियों का चयन करेंगे। कल एक खुशखबरी छत्तीसगढ़ के लिए आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 15,000 आवासों की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिली है और हमने 15 नवंबर से सर्वे प्रारंभ किया है और पहले चरण में अभी 15,000 आवासों की जो सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिली है उसके लिए हितग्राहियों का, पात्र हितग्राहियों का चयन करेंगे और भारत सरकार को उसकी स्वीकृति के लिए भेजेंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि नगरीय निकाय के 15,000 जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास देने की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार ने दी है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ये 15,000 आवासों की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। वहीं शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने पीड़ित धीरेन्द्र शास्त्री के जात पात की करो विदाई नारे का विरोध किया है। हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पद यात्रा का स्वागत है, लेकिन वो कहते हैं जात पात की करो विदाई, ये ठीक नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि वर्ण और आश्रम से ही हमारी पहचान है। ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसमें वर्ण आश्रम नहीं होगा वो खतरनाक होगा। इस दौरान शंकराचार्य ने धर्मांतरण पर बस्तर में धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को लेकर तंज कसा और कहा कि इस यात्रा से धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं शंकराचार्य ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री चुने जाने पर कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार थी तो उन्होंने हमारी गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग को पूरा किया। इतनी बड़ी जीत उनकी हुई, गौ माता का ही आशीर्वाद है। यहाँ से कम ये देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है और हम हिंदुओं को इस बारे में बड़ी चिंता है। हमने पहले भी भारत की सरकार से कहा था कि अगर बांग्लादेश से कोई लोग वहाँ से चल करके शरण लेने के लिए आ रहे हैं तो उनको बॉर्डर पर रोका ना जाए, उनको भारत में शरण दी जाए। जैसे यहूदियों ने इजराइल को अपनी मातृभूमि माना है और इजराइल ने ये घोषणा की है कि जहाँ पर भी यहूदी होगा पूरे विश्व में, अगर उसको ज़रूरत होगी और वो इजराइल आना चाहेगा तो उसको रोका नहीं जाएगा, बल्कि उसको यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। उसी तरह से भारत हिंदुओं की मातृभूमि है, पितृभूमि है, पुण्यभूमि है। यहाँ से कम एक आश्वासन पूरे विश्व में रह रहे हिंदुओं को होना चाहिए कि अगर हमको कोई समस्या किसी भूभाग में विश्व में आती है तो हम भारत जाएंगे तो भारत में कम से कम हमको शरण मिल जाएगी। लेकिन पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, जब ये घटनाओं की शुरुआत हुई थी उसी समय बहुत सारे हिंदू वहाँ से भारत में प्रवेश करने के लिए बॉर्डर पर आए हुए थे, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने उनके ऊपर लाठी चला करके उनको वापस उसी जगह भेज दिया जहाँ से भाग करके वो आए थे। तो ऐसी परिस्थिति में हमने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को पत्र लिख करके अनुरोध किया था कि उनको आने दिया जाए। अगर उनके आने पर खाने पीने का, कपड़े लत्ते का
कोई व्यवहार आता है तो हम हिंदू समाज की ओर से उसको भी निर्वहन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे इस अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया। आज वो विषय बढ़ता ही चला जा रहा है और हिंदू पूरी तरह से दबाए जा रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसको सहने के लिए वो मजबूर हैं। और हम इतनी बड़ी संख्या में हमारे ही देश में, हमारा ही देश था कभी ब्रह्म देश, जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है, हम उन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि लियाकत और नेहरू समझौता हमारे बीच में है, जिस समझौते में ये कहा गया है कि हम यहाँ पर जो हिंदू रह गए हैं उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। क्या भारत की सरकार लियाकत नेहरू समझौते का हवाला दे करके उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकती है? और अगर नहीं डाल सकती है तो दूसरा हमारे पास विकल्प है कि अगर हमारे हिंदुओं को आप वहाँ पर तकलीफ दे रहे हैं तो आपके बांग्लादेश के बहुत सारे मुसलमान हमारे देश में हैं, हम इनको वापस करेंगे। तो किसी भी रास्ते का पालन किया जाना चाहिए और एक अच्छा कड़ा संदेश बांग्लादेश की सरकार को और पूरे विश्व को दिया जाना चाहिए। और हिंदुओं को जो सताए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, उनको एक भरोसा भारत की तरफ से क्या नहीं मिलना चाहिए? भारत के लोग ये मांग करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदू राष्ट्र हैं। कैसे हिंदू राष्ट्र हो कि बगल के देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और तुम कुछ बोल नहीं पा रहे? इधर रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया गया। अग्निवीर भर्ती में प्रदेश के 8,500 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अग्निवीर बनकर हमारे युवा आत्मनिर्भर, अनुशासित और समर्पित होकर मां भारती की सेवा कर सकेंगे। तारीख से 12 दिसंबर तक हमारे छत्तीसगढ़ के 8,500 युवा जो रिटर्न एग्जाम पास कर चुके हैं, अपना फिजिकल टेस्ट और फाइनल आर्मी भर्ती के लिए रायगढ़ में आज आ रहे हैं। रायगढ़ में आज इतना बड़ा आयोजन ये चलेगा करीब 10 दिन तक। ये हमारे रायगढ़ के लिए बड़ा गर्व का विषय है और इससे पूरे छत्तीसगढ़ के युवा साथियों को एक बड़ा अवसर मिला है और वे अग्निवीर बनेंगे। इससे न केवल अपने जीवन में अनुशासन लाएंगे बल्कि उनके जीवन में राष्ट्रभक्ति का भाव भरेगा और वो अपने पैरों पर आत्मनिर्भरता के साथ खड़े भी होंगे और राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए तत्पर। प्रशासन ने अतिरिक्त प्रयास किए हैं, लोगों को सोने की व्यवस्था की दृष्टि से गद्दे उपलब्ध कराना, 2 टाइम खाना उपलब्ध कराना, अंदर में ORS जैसे ड्रिंक उपलब्ध कराना, ये सब प्रशासन ने किया है। और मेडिकल हेल्थ की व्यवस्था की गई है ताकि कोई इमरजेंसी के सिचुएशन को भी हैंडल किया जा सके। अगर ईश्वर ना करे ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो तो उसके लिए भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और आर्मी के हमारे सभी साथी, हमारे ऑफिसर्स बहुत मुस्तैदी के साथ ये भर्ती रैली करा रहे हैं। उसके लिए मैं आर्मी के पूरे फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार जहां जनादेश दिवस पर अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के जनादेश दिवस पर पलटवार किया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार हर विषय में फेल है। जहां पर क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जहां पर लगातार अपराध बढ़ रहा है, नशाखोरी बढ़ रही है और बेरोजगारी चरम पर है, मगर राज्य सरकार अपनी उपलब्धि गिनाने में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को काम करना चाहिए ताकि प्रदेश की स्थिति में सुधार हो सके। एक साल के कलेक्टिव रिकॉर्ड को देखेंगे तो विष्णुदेव साय सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई है। मोदी की गारंटी की बात करते हैं, मोदी की गारंटी में 500 में सिलेंडर देने की बात हुई थी, कितने लोगों को सिलेंडर मिला? 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात हुई थी, कितने लोगों को नौकरी मिला? बेरोजगारी भत्ता आपने बंद कर दिया। आर्थिक बदहाली की स्थिति यह है कि एक साल में 37,000 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज चढ़ गया। कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि प्रदेश में अराजकता फैली हुई है। लगभग 5 बार से अधिक राजधानी रायपुर में गोलीबारी की घटनाएं हुई। मुख्यमंत्री के गृह ब्लॉक में गोलीबारी चल रही है। महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं हो रही। एसपी कलेक्टर कार्यालय जलाए जा रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्दांत स्थिति क्या होगी? एक साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई और छत्तीसगढ़ बदहाल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के एक साल में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया है। महिलाएं असुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नागरिकों को जीवन जीने के लिए सुरक्षित वातावरण देने में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुई है। लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं। महिलाएं शाम को 6 बजे के बाद अपने कार्यस्थल से घर जाने पे डरने लगी हैं। लोग बाहर निकलने से घबराते हैं कि कब किसको कौन चाकू मार दे। सूखा नशा की गिरफ्त में युवा
आ गए हैं। शराब की अवैध बिक्री हो रही है। हत्या, लूट, डकैती के कारण भयावह स्थिति छत्तीसगढ़ में हो गई है। और चाहे आप लोहारी डीह ले लें या फिर बलरामपुर ले लें या बलौदा बाजार ले लें, पुलिस की विफलता के कारण जनता पुलिस के खिलाफ खड़े हो गई। तो ये छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की स्थिति है। ये सरकार अपराध होने के बाद लकीर पीटती है। कमोबेश यही स्थिति पुलिस की है। छत्तीसगढ़ में 11 महीने में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 17,000 से अधिक साइबर क्राइम हुआ है। और अब साइबर भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आपका पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। मतलब जामताड़ा का दूसरा रूप छत्तीसगढ़ बन चुका है। अपराधी साइबर क्राइम करने वाले इतने बेलगाम हैं कि छत्तीसगढ़ उनके लिए सॉफ्ट टारगेट बन गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस की नाकामी है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी बीबी द्वारा धान खरीदी चलो अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आपको बता दें, विगत 3 दिसंबर से लगातार कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता धरातल पर उतरकर धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी धान खरीदी केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से चर्चा की और धान खरीदी का निरीक्षण किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सीएम विष्णुदेव साय पर तंज कसते हुए कहा कि धान खरीदी केंद्रों में जाकर निरीक्षण करें ताकि उन्हें धरातल पर मौजूदा स्थिति का पता चले। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में धान का उठाव नहीं हो रहा है, साथ ही किसानों को टोकन मिलने में भी परेशानी हो रही है। कुछ समय बाद परिस्थितियां ऐसी होंगी कि धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी पूर्णतः रुक जाएगी। विष्णुदेव साय किसी सोसाइटी में जाए तो पता चले। किसान टोकन के लिए परेशान है, बारदाना के लिए परेशान है और तौलाई जो गड़बड़ हो रहा है उसके कारण से किसान ठगे जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लिमिट कर दिए हैं उसके कारण से धान खरीदी अभी तक के 10% नहीं हो पाया है। 20 दिन बीत गया है, अब 55 दिन बचा है जिसमें 90% धान खरीदी करना है। कैसे संभव होगा? ये उठाव नहीं हो रहा है, सोसाइटी अब जाम हो रहा है। मोला मानपुर जैसे पूरे जिले में धान खरीदी बंद हो गया है। बहुत सारी सोसाइटी अब कुछ दिनों बाद, 2-4 दिनों बाद धान खरीदी बंद हो जाएगा। आज राहुल जी और प्रियंका जी आज संभल जा रहे थे, कहीं न कहीं उनको रोक दिया गया और वो बोला गया है उनके द्वारा कि संविधान के तहत काम नहीं किया जा रहा है। राहुल गांधी बिल्कुल सही बात है। यदि कहीं घटना हुई है तो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा का यदि जाना चाहते हैं तो सरकार उसको सुरक्षा भी नहीं दे पा रही है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं, घटना स्थल है, उसको देखना चाहते हैं। वहीं प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी विधायकों की जीत और सरकार बनने के बाद इस माह सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इस अवसर पर रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने जीबी रायपुर उत्तर की जनता के लिए किए 1 वर्ष के भीतर किए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। साथ ही जनता का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता द्वारा चुना गया और रायपुर उत्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई। कहा कि 1 वर्ष के भीतर 22 वार्ड में 22 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। साथ ही कई ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जैसे कलेक्ट्रेट, मल्टी लेवल पार्किंग के उपयोग के लिए नई योजना चलाई जानी है। वह खालसा स्कूल से मोआ थाना तक ओवरब्रिज जिसके निर्माण में 250 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएगा, उसके लिए भी आवेदन सरकार से किया है। ओवरब्रिज बनने के बाद राजधानी में होने वाली ट्रैफिक में कमी साफ तौर पर देखी जा सकेगी, जिससे आवागमन सुगम और दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी। मंडी गेट खापा मार्ग पर रेलवे लाइन के लिए 38 करोड़ रुपया का स्वीकृति का प्रस्ताव है। शॉर्ट वाइड नहीं है। अंडरब्रिज निर्माण कार्य पंडी मोआ मार्ग का प्रस्तावित 13 करोड़ है, 130 करोड़ है। और शंकरनगर चौक पर लोधीपारा कचरा मार्ग और टर्निंग पॉइंट से लेकर के 72 करोड़ है की लागत से। प्रदेश में धान खरीदी का कार्य लगातार जारी है। धान खरीदी को लेकर सरकार ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। धान खरीदी में आ रही समस्याओं को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने दुर्ग जिले के उतई धान खरीदी केंद्र का दौरा कर वहां पर की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। अभी बताइए सुना।
वहीं आज नगर पालिका निगर रायपुर के आयुक्त अविनाश मिश्रा ने निगम मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक की। साप्ताहिक टीएल बैठक में कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश जारी किए। आयुक्त ने सफाई, पेयजल, सड़क, बत्ती से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने अधिकारियों को नवीन विकास कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण की सूची तैयार करने के लिए निर्देशित किया है। आयुक्त ने विकास कार्यों में समय सीमा एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने जोन कमिश्नरों को प्रतिदिन सतत मॉनिटरिंग कर रायपुर शहर की सफाई व्यवस्था को राजधानी के अनुरूप बनाने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। इधर छत्तीसगढ़ एवं आरंग विधानसभा क्षेत्र की जनता ने 2023 में बीजेपी सरकार को भारी जनादेश देकर छत्तीसगढ़ महातारी की सेवा का अवसर प्रदान किया। इस विश्वास को सही साबित करते हुए आरंग विधायक और राज्य विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहिब ने क्षेत्र की प्रगति, उन्नति एवं विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। विधायक गुरु साहिब ने आरंग विधानसभा क्षेत्र में करीब 15,987 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य करवाए। इनमें व्यवहार न्यायालय का शुभारंभ, सब्जी मंडी और भंडारी तालाब का सौंदर्यीकरण, मोर ध्वज महोत्सव का आयोजन सहित कार्य शामिल हैं। विधायक ने कहा कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार में छत्तीसगढ़ निरंतर विकास के लिए नए कीर्तिमान रच रहा है। छपरीद में हाई स्कूल है, गोड़ी में हाई स्कूल है, जिसमें माइनर नाली निर्माण है, जेकर लिए जनता लगभग 15 से 25 साल से लगभग मांग करत हवे कि ये निर्माण पूरा होना चाहिए। तो ओकरो लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा कर दी गई है और लगभग लागत होकर भी 10 करोड़ के है, जो वो भी पैसा हम सबके बीच आने वाला है। साथ ही सेजा से संडी मार्ग के लिए भी 32.70 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुके हैं और हमार जो शिक्षा के स्तर है उनला उन्नत। इधर राज्यपाल रमेन डेका ने आज धमतरी प्रवास के दौरान जिला पंचायत परिषद में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधारोपण किया। साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की है। खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।